5 डेज बैंकिंग को लेकर के अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया था और काफी सारे मुद्दे जो थे वो पेंडिंग रह गए थे, जैसे कि परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स और परफॉर्मेंस रिव्यू। अभी एसोसिएशन ने एक मुद्दा उठाया है जिसमें उसने चीफ लेबर कमिश्नर को रिक्वेस्ट किया है कि इस स्कीम को अभी डेफर किया जाए, होल्ड किया जाए, क्योंकि ये स्कीम जो है काफी डिस्क्रिमिनेटरी है। और डिस्क्रिमिनेशन किसके बीच में है? क्लरिकल और ऑफिसर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए इस स्कीम में जो अमाउंट उन्हें मिलेगा वो बहुत हाई है, वेयर एज स्केल 1 to 3 में ये अमाउंट काफी कम है। तो क्या है ये पूरी स्कीम और क्या यूनियन ने लेटर लिखा है और इस पर चीफ लेबर कमिश्नर ने क्या एक्शन लिया है, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन ने यहाँ पर लिखा है कि पीएलआई स्कीम जो स्केल 4 एंड अबव ऑफिशियल्स के लिए है, वहां इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इसको एक एडवाइजरी जारी करी जाए, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको विदहेल्ड किया जाए, यानी अभी इसको होल्ड किया जाए, क्योंकि इस पर अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं आया है। इनका यहाँ ये भी कहना है कि जैसे एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी, इन्होंने ऑलरेडी इश्यूज करे हैं अपने सर्कुलर डीएफएस की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, जो पीएलआई स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इन्होंने इंडियन बैंक एसोसिएशन और चीफ लेबर कमिश्नर से रिक्वेस्ट किया है कि इसको टेम्परेली डेफर किया जाए, इसका इम्प्लीमेंटेशन जो पीएलआई स्कीम का है और परफॉर्मेंस अप्रेजल का है उसे अभी फिर से एक रिव्यू किया जाए। और इसी के लिए यहाँ पर सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने भी एक लेटर आईबीए को लिखा है। सिमिलरली उसकी कॉपी मार्क करी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को, यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन को, जहां पर इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन लें इन दोनों मुद्दों के लिए। तो चलिए अब समझते हैं डिटेल में कि पीएलआई स्कीम है क्या। देखिए, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो ये आई थी, इसका इंट्रोडक्शन 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में हुआ था और शुरू से ही आईबीए ने ये चाहा था कि ये जो स्कीम है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे बेस्ड हो, ना कि कलेक्टिव परफॉर्मेंस पे। फिर इसको मॉडिफाई करने के लिए बार बार डिस्कशन हुए और एक पीएलआई स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई जो कलेक्टिव परफॉर्मेंस पे बेस्ड थी, यानी परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक पे वो बेस्ड थी, ना कि किसी इंडिविजुअल पर। फिर जो लास्ट बाइपार्टाइट हुई उसमें थोड़े इसमें चेंजेस किए गए, इस स्कीम को थोड़ा मॉडिफाई किया गया बेनिफिट के लिए, और जो लास्ट मॉडिफिकेशन थी उसमें भी ये स्कीम सभी के लिए एप्लीकेबल थी। लेकिन नवंबर 2024 में इसमें मॉडिफिकेशन की जाती है, जिसमें स्केल 1 to 3 के लिए ये स्कीम अलग चलती है और स्केल 4 एंड अबव के लिए ये स्कीम अलग चलती है। तो पहले क्या स्कीम थी जो सभी के लिए एप्लीकेबल थी? जो सबसे पहले स्कीम आई थी वो एलिजिबल थी स्केल 1 to स्केल 7 तक के सभी ऑफिशियल्स के लिए, जिसमें यह देखा जाता था कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। यानी ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो ओरिजिनल स्कीम आई थी उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाता था, और अगर आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 5% से कम है तो कोई इंसेंटिव नहीं मिलता था। 5% से 10% ये ग्रोथ होती थी तो 5 डेज की बेसिक प्लस डे आपको मिल जाती थी। 10 to 15% अगर ये ग्रोथ होती थी तो इसमें 10 डेज की पी, और 15% की ग्रोथ अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में होती थी तो 15 डेज की इसमें आपको यहाँ पर पीएल मिल जाती थी। जैसे कि मैं आपको करंट एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो पीएनबी की है उससे एक दिखाता हूँ। मान लीजिए ये इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, यहाँ पर जो इसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो आई, देखिए अब ये 9th मंथ का कंपैरिजन है। अगर मान लीजिए ये ईयर की बैलेंस शीट होती तो ये दोनों कंपैरिजन में जैसे यहाँ पर 8.3% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ आया है, तो स्लैब के हिसाब से पुरानी पीएलआई स्कीम में जो ओरिजिनल पीएलआई स्कीम थी उसके हिसाब से ये इस कैटेगरी में फॉल करता 5 to 10% की, और 5 डेज की पीएल यहाँ पर मिल जाती। फिर इसमें जो 2024 में कुछ चेंजेस किए गए, जिसमें क्या बोला गया कि ये स्लैब वाइज जो चीज है इसको हटाया जाए और बैंक को कुछ पैरामीटर्स दे दिए, और उन पैरामीटर्स में बैंक अगर फॉल करता है तो उन्हें अकॉर्डिंगली उन्हें उतने दिन की पीएलआई मिल सकती है। यानी अगर मान लीजिए वो सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्राइटेरिया ऑप्ट करते और इस केस में जैसे 8.3% था तो 5 दिन की पीएल ना मिलकर उन्हें 8 दिन की पीएल मिल जाती, यानी एक तरह से बेसिक प्लस डीए 8 तरह का मिल जाता। तो चेंजेस क्या हुए कि बैंक खुद डिसाइड करेगा पीएलआई ग्रांट करने के लिए 8 पैरामीटर में से वो कोई पैरामीटर चुनेगा और उसके हिसाब से वो पीएलआई देगा। वो पैरामीटर क्या क्या है? जैसे कासा, एनपीए, उनका एसएमए, नॉन इंटरेस्ट इनकम, टोटल बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन एसेट अपॉन रिटर्न ऑन इक्विटी और गवर्नमेंट स्कीम्स। इस हिसाब से आपकी जो स्केल 1 to 3 की पीएलआई चल रही है वो आपको
मिल जाएगी करंट वाली। और इसमें जो दूसरा चेंज था वो ये किया गया था कि जो 5 डेज, 10 डेज और 15 डेज की पीएलआई पहले मिल रही थी, अब उसमें क्या कर दिया कि 1 to 15 डेज कितनी भी आपको मिल सकती है इन पैरामीटर में। जैसे मान के चलिए पैरामीटर की कैटेगरी में आप 8% कैटेगरी में आते तो आपको 8 डेज की पीएलआई अभी मिल रही है। लेकिन अब इस स्कीम में एक रिफॉर्म किया गया है जिसमें ये जो स्कीम है ये लगेगी सारे एम्प्लॉयज के लिए, यानी स्केल 1, 2, 3 इन सब एम्प्लॉयज के लिए इंप्लीमेंट हो रही है। और जो स्केल 4 एंड अबव है उसके लिए एक एंटायरली अलग पीएलआई की स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जिसकी वजह से अमाउंट में इतना ज्यादा डिफरेंस है, आपको वीडियो के एंड में समझ में आएगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है जो पीएलआई मेजॉरिटी ऑफ लोगों को मिलने वाली है और जो पीएलआई स्केल 4 एंड अबव को मिलने वाली है। तो जो नई पीएलआई स्कीम आई उसमें 4 पैरामीटर डीएफएस ने बताए, जिसमें से अगर 3 अचीव होंगे तो वो पीएलआई के लिए एलिजिबल होंगे। और ये पैरामीटर भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे बहुत स्ट्रिक्ट पैरामीटर नहीं है। मैं आपको 2 बैंक्स की बैलेंस शीट दिखाऊंगा, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन उनकी दिखाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कि कितना इजीली वो सारे बैंक्स जो हैं इन टारगेट को अचीव कर ले रहे हैं। सबसे पहला इन्होंने इसमें बोला कि रिटर्न ऑन एसेट जो है 0.5% से ज्यादा होना चाहिए। सेकेंडली एनपीए 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर मान लीजिए वो है भी तो 25 बेसिस पॉइंट उनको कम कर देना है। कॉस्ट टू इनकम रेशो जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर 50% से ज्यादा है तो उसमें हर साल इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। कॉस्ट टू इनकम रेशो यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि जो उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और ऑपरेटिंग इनकम है उसका जो रेशो है उसको बेसिकली 50% से नीचे मेंटेन करना है। यानी जो कॉस्ट पार्ट, एक्सपेंसेस पार्ट है और जो इनकम पार्ट है वो 50% से नीचे रहेगा। और लास्ट इसमें था कि सीआरएआर यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है, जो मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा रहना चाहिए। 2% के आसपास जो बेस अमाउंट है उससे ज्यादा रहना चाहिए। तो वो भी आपको अभी दिखाते हैं सीआरएआर बैंक्स का कितना हाई है। एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पर पीएनबी की बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट जो है 0.5% से ज्यादा होना चाहिए। और आप यहाँ देख सकते हैं रिटर्न ऑन एसेट की वैल्यू पीएनबी की इस साल की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो Q3 के इनके रिजल्ट आए हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 के, इनका रिटर्न ऑन एसेट जो है 1.03 है। सेकंड क्राइटेरिया इसमें आप देख सकते हैं कि एनपीए जो है 1.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो नेट एनपीए है देखिए यहाँ पर 0.41% है। और इस सारे डाटा से आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस से इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी निकाल सकते हैं, जो इस केस में कंप्लाइड है। सिमिलरली कैपिटल एडिक्वेसी की बात करूं तो मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है, अगर आप सीआरएआर इसका टोटल चेक करेंगे तो पीएनबी का सीआरएआर जो दिसंबर क्वार्टर में 15.41% है, यानी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफी हाई है। तो यहाँ तो चारों के चारों ही क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं। अब ये चारों क्राइटेरिया मीट होने के बाद सेकंड बैलेंस शीट आप यूनियन बैंक की भी देखें तो यहाँ पर सीआरएआर 16.72% है, रिटर्न ऑन एसेट 1.30% है, और नेट एनपीए की बात अगर मैं करूं तो वो यहाँ पर 0.82% है। यानी यहाँ पर भी सारे क्राइटेरिया इजीली जो है बैंक के वो सारे मीट हो रहे हैं। अब ये सारे क्राइटेरिया मीट होने के बाद जो स्केल 4 एंड अबव को पीएलआई मिलेगी उसकी वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं कि एमडी एंड ईडीज के केस में वो 100% ऑफ एनुअल बेसिक पे है। यहाँ पर फोकस करने वाली बात यही है कि ये 100% ऑफ एनुअल बेसिक पे है, ना कि 15 डेज 10 डेज इस तरह से है। चीफ जनरल मैनेजर्स के लिए 90% है, जनरल मैनेजर के लिए 18% है और चीफ मैनेजर्स के लिए इसकी वैल्यू 70%। यानी अगर मैं मैक्सिमम पीएलआई की बात करूं तो स्केल 1, 2 और 3 ऑफिसर कैडर में मैं मैक्सिमम भी यहाँ पे ले लेता हूं, जो मैक्सिमम बेसिक पे है उसका मैक्सिमम बेसिक पे का अगर पूरी की पूरी 15 डेज की भी मिलती है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 42,960 रुपीज है। स्केल 2 के मैक्सिमम स्केल में इसकी वैल्यू 46,980 हो जाएगी और स्केल 3 के मैक्सिमम स्केल में इसकी वैल्यू 52,640 मिल जाएगी। अभी आप कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें डीए भी तो लगने वाला है और उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जितना आपका डीए लगेगा उससे फालतू का आपका टैक्स लग जाना है, तो इसकी वैल्यू इससे कम ही आएगी, आपको इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। 25% अगर आपकी डीए की भी रेंज है तो आप ये मान लीजिए 30% आपकी इनकम टैक्स की भी रेंज है, तो इसकी वैल्यू घटने ही वाली है, यहाँ पे बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन स्केल 4 एंड अबव की मैं बात करूं, मैक्सिमम अगर मैं लेके चलूं तो 70, 80 और 90% के केस में देखा जाए तो 11.75 लैक्स, 14.40 लैक्स और 22.50 लैख इसकी वैल्यू होने वाली है।
यानी स्केल 7 के केस में 22.5 लाख रुपए जो है PLI यहाँ पर आपको मिलने वाली है, वेयर आपके केस में इसकी वैल्यू 42,000 रहने वाली है। तो 42,000 और 22 lakhs में कितना ज्यादा डिफरेंस है आप देख सकते हैं। तो इसकी वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन बहुत हाई होने वाला है, और इतने ज्यादा अमाउंट के लिए जो प्रेशर आता है वो आप सब लोग जानते ही हैं। तो इतनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है ये स्कीम, इसलिए इन्होंने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि इसको अमेंड किया जाए और इसको डेफर किया जाए। यहाँ पर एक चीज हो सकती थी, अगर आपने PLI बढ़ानी ही थी तो एक यूनिफॉर्मली सभी के लिए एक इस तरह से बढ़ाई जाती कि सबको एक काइंड ऑफ इक्वल शेयर मिलता, तो सभी लोगों के लिए मोटिवेशन होता काम करने का। लेकिन ये यहाँ पर इतना ज्यादा स्टार्क डिफरेंस करके मेजर वर्क फोर्स को एक तरह से बेनिफिट से अलग कर दिया है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर जरूर ज्वाइन करें।